आपका 10th 12th ग्रेजुएशन होम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करता है, लेकिन अगर आपने 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन जहाँ से आप पढ़े हैं, तो उसका डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए कि हमने दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ा है, तो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा का बात जिक्र आएगा ही, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो जिक्र नहीं होता है, लेकिन जो आपका एकेडमिक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसका पूछा जाता है। तो उसको जरूर, तो एक डिस्ट्रिक्ट वाला बात होता है कि आप एक तो डेफ तैयार करना है, डेफ के साथ आपका सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, अगर किन्हीं का कोई हॉबीज है, इंटरेस्ट है, किन्हीं का होगा, किन्हीं का नहीं होगा, तो जिनका नहीं है अभी से उस पर कुछ काम करें। किन्हीं को सिंगिंग का शौक है, किन्हीं का कॉमेडी का भी शौक होता है, किन्हीं का पेंटिंग का है, किन्हीं का ड्राइंग का है, कुछ सेटिंग है, नोवेल है, शायरी है, तो बहुत सारे हॉबीज है। उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कुछ वैसा इंटरेस्ट है, तो उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी अभी समय है, अभी आपके पास आराम से 5-6 महीने के समय है, तो अगर अभी से ही लगेंगे, समय देंगे, तो बेहतर हो जाएगा। और ये सबसे इग्नोर्ड पार्ट होता है, इंटरव्यू सबसे अधिक इग्नोर किया जाता है, जबकि ये आपका लास्ट स्टेज होता है। तो जब सबसे अधिक इस पे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो 10 मिनट का खेला होता है, 10 से 12 मिनट, जितना बेहतर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो वही जो कॉपीज है, वही कॉपीज की बात कर रहा था, वो कॉपीज आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा कॉपीज इसको तैयार करना है। तैयार करने का क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका डेफ है, तो डेफ में आपके बारे में है, उस शहर के बारे में, आपका हिस्टोरिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, उस शहर का क्या प्रोज है, क्या कौन से, आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अगर आप बाहर आउट ऑफ बिहार पढ़े हैं तो स्टेट वाइज भी तुलना हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वर्कआउट करने के लिए तो अलग अलग कॉपीज बनाएंगे, जो क्लास में बताया जाएगा, कौन कौन से पहलू, अलग अलग पहलू हो सकते हैं, या इस पे आपका जवाब और बेहतर हो सकता है। तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे पाइलअप होगा। आप अभी से ही उस पे काम करेंगे कि कुछ भी ऐसा कुछ मतलब मिला न्यूज तो उसको लिख लिए, कुछ क्लास में चर्चा चला उसको लिख लिए, तो वो अभी लग रहा है कि बहुत जल्दी स्टार्टिंग नहीं, अभी से आप उस फेज में चले जाएंगे, साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो उससे बेनिफिट होगा कि आपको मेंस का भी तैयारी होता है। जब आप इंटरव्यू का पढ़ते हैं, तो इंटरव्यू का क्या है ना, अनलिमिटेड है, आपको किसी भी सेक्शन से पूछा जा सकता है। इसलिए इसको हम लोग देखते हैं अभी कि कौन कौन सा कॉपीज तैयार करना है, और उसको कैसे अभी से ही साथ साथ 5 घंटे अगर पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे इंटरव्यू के लिए भी सही पढ़ना है। इसको हम दिखाते हैं अभी कॉपी में आपको क्या क्या है। बहुत सारे मेरे पास नोट्स है, उस नोट्स को ये आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे ये इंटरव्यू का ही नोट्स है। अलग अलग सेक्शन देखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर इंटरव्यू है, इलेक्शंस के बारे में है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन से इस बार बहुत प्रश्न पूछा गया था 70th में, जो भी गवर्नमेंट की कौन कौन सी कैंपेन है, स्कीम्स है, और जैसे अभी चल रहा है सहयोग शिविर चल रहा है, जनसंवाद पोर्टल का है, ये महिला संवाद था, नगरीय जनसंवाद है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा शिविर है। तो बहुत सारे इवेंट चलते रहता है, उस इवेंट को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, जब आपके पास एसआरटी का प्रश्न आता है, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कीवर्ड्स को, या जो भी कैंपेन्स है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, उसको कैसे इनरोल करना है, जिससे जिस प्रकार से आप मेंस में प्रयास करते हैं कि दिखाते हैं, उसी प्रकार से इंटरव्यू में भी वो झलक दिखना चाहिए। तो ये सब आपको धीरे धीरे तैयार करना है। तो ये पहले कॉपीज पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉपीज पे काम करने की जरूरत है। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये लगभग सेक्शन है आपका, इसकी दिख रहा है, विजिबल है। तो ये देखिए, ये आपका कॉपीज के बारे में चर्चा किया हुआ है, ये अलग अलग कॉपीज है, डेफ के बारे में है। तो डेफ में भी क्या बातों का ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन, नेम डिटेल्स, नेम नहीं पूछा जाता है, लेकिन तैयार कर लें, ऐसे नेम और होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा नहीं जाता है। पटना, ये कॉमन है क्योंकि ये कैपिटल है,
इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सीन क्या है, क्या प्रोज कॉन्स है, अर्बन चैलेंज क्या है, रूरल चैलेंज क्या है, सिर्फ पटना ही ज़्यादा क्यों फेमस है या पटना ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्यों है? तो उसका बहुत सारा प्रश्न हो सकता है। हॉबीज और इंटरेस्ट, आपका क्या हॉबीज है, कुछ ऐसा इंटरेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कोई बढ़िया बैडमिंटन खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं, जो भी आपका ऐसा कुछ वो इनिशिएटिव होना चाहिए और उसको दिखाना है। इसका भी आप कॉपीज बनाएंगे, अब उसमें भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हम लोग लास्ट टाइम में भी शेयर किए थे कि कितने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको हॉबीज क्यों पसंद है, एडमिनिस्ट्रेटिव में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है और इसको आप कैसे इस्तेमाल करके कैसे रिक्रिएशन बना सकते हैं। स्लोगन में, कैंपेन में, जैसे पेंटिंग ही किसी का हॉबी है, तो स्लोगन में हो सकता है, कैंपेन हो सकता है, तरह-तरह का इवेंट होता है। इंडिपेंडेंस डे है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, गांधी जितना भी इवेंट होता है, कल्चरल इवेंट से लेकर के तरह-तरह के जो भी सरकारी इवेंट होते हैं, कोई भी कैंपेन होता है, तो उसमें आपका हॉबीज हो, तो एंकरिंग का भी काम, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो उसको आप अपने आप को निखारना है। ये सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, जो बहुत पहले छोड़ चुके होंगे, तो उसको भी जो शॉर्ट नोट्स होगा बना लेना है, या जो इम्पोर्टेंट किन्हीं का फिजिक्स बैकग्राउंड होगा, तो बेसिक फिजिक्स पता होना चाहिए और एक एप्लीकेशन पार्ट भी होता है। एक तो जो कोर फिजिक्स है या बेसिक फिजिक्स है उसको पढ़ना ही है, साथ-साथ उसके रिगार्डिंग करंट सिनेरियो में क्या-क्या चल रहा है। जैसे किन्हीं का केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में क्या है, एक तो बेसिक फ़ॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, साथ में उसका क्या एप्लीकेशंस है, जैसे अभी टियर गैस ही छोड़ा गया प्रोटेस्ट में, तो उसका क्या फ़ॉर्मूला होता है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, कौन-कौन से केमिकल्स उसमें रहते हैं, क्या कंपाउंड है। तो वो प्रश्न, ये रैंडम प्रश्न हुआ कि आपसे जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे हो सकते हैं। तो एक तो बेसिक पढ़ना होता है सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट्स भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, और साथ-साथ उसके करंट डेवलपमेंट्स। उसी प्रकार से पीजी का सब्जेक्ट, सेकेंडरी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसपे इस तरह से काम करना है, ओवरव्यू है, उसका क्या-क्या कौन-कौन से प्रश्न हो सकते हैं, कैसे प्रशासन में यूज़ है, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? तो बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। प्रशासन में भी इलेक्शन बहुत हमेशा मुद्दा रहता है। प्रशासन में भी बहुत प्रकार के प्रशासन होते हैं, सेक्रेटरीएट का क्या सीन है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में क्या अंतर है, अलग-अलग डायरेक्टरेट भी होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ब्लॉक लेवल का होता है, सब डिवीज़न लेवल का होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क करता है, अलग-अलग स्टेक होल्डर्स का क्या काम होता है, तो बहुत सारे सेक्शंस है, उसको थोड़ा-थोड़ा अभी अगर आप जानते हैं और उसको यूटिलाइज़ करना है, तो ये धीरे-धीरे अभी से ही उसको प्रैक्टिस करना है और नोट्स बनाना है, कॉपी बना लीजिए, 6-7 कॉपी या 1 कॉपी अगर मोटा है उसमें ही 2 पार्ट कर लीजिए कि डेफ और हॉबीज एक साथ। उसी तरीके से सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, पीजी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, किन्हीं का अलग-अलग होगा, किन्हीं का सेम होगा तो बहुत अच्छा, अलग-अलग है तो अलग-अलग बनाना है और उससे जो भी प्रोबेबल प्रश्न है उसको तैयार करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी वही है, बाकी हम लोग बताएँगे बेसिक क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, गवर्नमेंट क्या है, ई-गवर्नेंस क्या है, मोबाइल गवर्नेंस क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, जितने भी मोरल एप्टीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, बहुत सारा प्रश्न आ सकता है। तो जो बेसिक प्रश्न हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। सिटीज़न चार्टर क्या है, राइट टू सर्विस एक्ट क्या है, अलग-अलग चीज़ें हैं, बट लेकिन बेसिक प्रश्न है। ये कीवर्ड्स, बेसिक कीवर्ड्स है, तो उसको हम लोग देखेंगे। बिहार, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप लोग पीटी में पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं, तो इसको आप यहाँ पे बिहार से क्या प्रश्न होता है? बिहार हमारा एक बहुत ही इंडस्ट्री कल्चर रहा था लंबे समय तक, लेकिन आज स्थिति बिहार की अच्छी नहीं है। उसको आप कैसे काउंटर करते हैं आंसर को? बिहार का भी डेवलपमेंटल जो प्लान है, डेवलपमेंट विद जस्टिस, उसमें क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, तो उसको आप कैसे काउंटर करते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन में बिहार की स्थिति क्या है? प्रीवियस का कल्चर थोड़ा बिहार में भी इधर बढ़ा है, तो उसको आप कैसे काउंटर करते हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, स्टैटिक प्रश्न भी होते हैं और जो करंट अफेयर्स में आते हैं उसको तो देखना ही देखना है। ये एसआरटी, एसआरटी में भी 2 तरह के होते हैं। एक हाइपोथेटिकल होता है कि आपको अगर सीएम बना दिया जाए, शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए,
एक सिंपल प्रश्न होते हैं जो लॉजिकल प्रश्न होते हैं कि आप एज़ ए डीवाईएसपी आपको डिप्यूट किया था, जैसे भी प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है, तो उसमें आपका क्या एक्शन होना चाहिए? जैसे अभी खुल के आ रहा था ना कि आपको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, लेकिन उसमें ये था कि सख्ती से पेश आने के अलावा उसको तरीके से या आप कम इंटेंसिटी से पीटते हैं, लेकिन इस तरह से पीट रहे थे बच्चे को। तो ये वहाँ पे आपका डिस्क्रिशन होता है, थोड़ा-सा मोरल ऑब्लिगेशन भी कोई चीज़ होती है, उसको जो ख़्याल रखना हो। तो ये प्रश्न आपके एसआरटी में आते हैं कि आपको डिवाइसिव बना दिया गया, सपोज़ आप एक गिवन ऑफ़िसर हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसको क्या करना है? बनाना है। मान ली कोई प्रश्न हो गया कि आपको डिवाइस पे ग्रुप में चार्ज दिया गया है और आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी हिंसा होने वाली है। आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? पॉइंट बाय पॉइंट। तो जब आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि आप वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंशियल है उससे मिलेंगे, एक कमिटी बनाएँगे, एक मॉनिटरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, साथ-साथ रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे, जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उसके साथ रेगुलर बैठक हो, लाइसेंस इश्यू करेंगे, बहुत सारा प्रक्रिया स्टेप है। तो कुछ स्टेप्स क्या होंगे कॉमन होंगे। जब आप बहुत सारा एसआरटी पढ़ लेंगे सिचुएशन रिएक्शन 10, 20, 50, 100 तो ऑटोमेटिक जैसे आपके पास प्रश्न आएगा, तो आप इज़िली उसको सिंक्रोनाइज़ वे में स्टेप बाय स्टेप सामने रख पाएँगे। तो इससे भी हम लोग काम करेंगे। पोस्ट डिफेंस ये तो जानना ही है, आपको कौन-सा कैडर लेना है, फर्स्ट 3, फर्स्ट 5 तो जानना है, लास्ट में जिस कैडर को रखे हैं, क्यों रखे हैं, उसको कैसे काउंटर करना है, उसको भी हम लोग देखेंगे और क्या वो प्रोफ़ाइल है, किसमें क्या मिलता है, कौन-सा बैलेंस किन्हीं को पसंद होता है कि वर्क लाइफ़ बैलेंस रहे, किन्हीं को होता है कि नहीं मुझे पब्लिक इंटरेक्शन वाली जॉब पसंद है, किन्हीं को होता है कि नहीं मुझे तो ऑफ़िस वर्क कल्चर वाला जॉब तो अलग-अलग होता है। उसको भी हम लोग सारे पद को भी जानते हैं, सारे पद को जानना है ताकि बेहतर तरीके से आप अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस बढ़ें। इस बार तो 70 में चेंज करने का भी मौका नहीं दिया, तो कई लोगों का अच्छा रैंक आने के बाद भी नहीं मिला है। तो ये सब गलती नहीं करना है, अभी से ही सब कुछ तैयार करना है ताकि जानकारी रहेगा ऑटोमेटिक आप देखिए, जब पद के बारे में जानकारी होता है तो उसका क्या वर्क प्रोफ़ाइल है, साथ-साथ उस डिपार्टमेंट की कौन-कौन से स्कीम्स हैं, क्या-क्या काम करती है, आप सारा कुछ जान पाते हैं। तो जब आप स्कीम भी जानते हैं तो ईज़िली कि उस पद का जैसे डीवाईएसपी है, तो लॉ एंड ऑर्डर सँभालना होता है। बीएनएस से बीएसएस से उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वीआईपी प्रोटोकॉल है, समय-समय पे जो भी फेयर्स मेला होता है, जुलूस होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम्स ड्यूटी होते हैं, इलेक्शंस ड्यूटी होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें होती है। तो एक डीवाईएसपी का ये ड्यूटी है। अब उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कैसे हैंडल करना है। जब आपको वर्क प्रोफाइल पता है, उसको फंक्शंस पता है, तो आप पॉइंट वाइज़ रख सकते हैं। तो एक ये सिंक्रोनाइज़ वे में जब तैयारी करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, तो उससे आपका फ्लो में आंसर निकलेगा। देखिए इंटरव्यू किसी का खराब नहीं जाता है, उसको लगता है कि हमने बेहतर ही देकर के आया है, लेकिन वही अंतर होता है किसी का सिंक्रोनाइज़ वे में होता है, मेरिट लेवल पे जो भी डेकोरम है, उसको मेंटेन करना है, एटिकेट मेंटेन करना है। कई लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, यस सर, सॉरी सर और उसको आँख में आँख मिला कर के आई टू आई कॉन्टैक्ट तो बहुत सारा वो जो फीचर्स है उसको ध्यान रखना है। तो धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मॉक होता है, रेगुलर किसी भी टॉपिक पे बोल रहे हैं, 4 लाइन बोलें, मिरर के सामने बोलें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके बोलें, प्रैक्टिस अभी से ही करना है। पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में उसके बाद जॉब रिलेटेड किन्हीं का अगर जॉब में है, तो उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। उसका क्या आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कैसे आप प्रशासन में आकर के उस जो आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी वहाँ से लर्निंग्स है, उसको आप जो भी क्वालिटीज़ है, कौन-सी पॉज़िटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटीज़ है, उसके बारे में बात होती है। करंट अफ़ेयर्स, उसमें करंट अफ़ेयर्स में सारा नेशनल, बिहार अब करंट अफ़ेयर्स में भी कैसा है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाए कि कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ बताइए। तो न्यूज़ बताना भी है तो उसमें भी आप सेग्रीगेट करते हैं। एक हुआ कि आप सेग्रीगेट बताएँ कि सर अगर हम पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में देखते हैं तो ये न्यूज़ चल रहा है, स्पोर्ट्स में भी टी20 चल रहा है या रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, स्पेन जीता है। तो अलग-अलग बाइफरकेट करके बताना होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चल रहा है, एनवायरनमेंट में ये चल रहा है, स्पोर्ट्स में ये है। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो अब कोई है बच्चा आया 2-3 बोल दिया, कोई सिंक्रोनाइज़ करके अलग-अलग बाइफरकेट करके बता रहा है। तो उससे थोड़ा-सा एक अलग इम्पैक्ट बनता है। तो जब आप पढ़ते हैं, साथ-साथ उसको लिखते हैं, तो बेनिफिट करेगा।
बाकी फिर मॉक इंटरव्यू होता ही है। तो ये कॉपीज अभी से ही बनाने का आदत डाल लीजिए, अभी से बनाइए और धीरे-धीरे उसमें एडप्ट करते जाइए। तो फिर सर? बिल्कुल सर। इसके एडिशन में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें और भी डिटेल में होंगी, जो कि उस सेक्शन को मैं देखूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिहार है और इंडिया है, आप सर्विसेज में जा रहे हैं तो सिविल सर्विसेज की चीज़ों को मिलने किन से डील करना होता है, तो उन सारे वर्ग के बारे में समझेंगे। जो चुनौतियाँ आती हैं या डेवलपमेंटल जो अभी लोग जा रहे हैं 70 बीपीएससी में सेलेक्ट होकर के, वो उनको कौन-सा काम करना होगा। अभी मैं बताऊँगा अभी कि किस-किस तरीके से आपको भी वर्क करना होगा। वो सभी चीज़ें जो प्रैक्टिकली इस बार बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आपका केस स्टडीज को लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशंस को खास करके लेकर के, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा होगा। जैसे कि आप जब जाते हैं, चूँकि बिहार आप जानते हैं कि बिल्कुल ही एक कृषि प्रधान राज्य है, 91% किसान अभी भी बिल्कुल सीमांत तरीके के हैं, तो बहुत छोटे जो सीमांत किसान हैं, उसके लिए किस तरीके की योजना है, क्या करना है? फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? उसके लिए किस तरीके की योजनाएँ आ रही हैं और आपका क्या सजेशन हो सकता है बीइंग एन ऑफिसर? आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से डेवलपमेंट आएगा? फिर चूँकि लेबर ओरिएंटेड हमारा स्टेट है, तो जो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट है हमारा और लेबर रिसोर्स को किस तरीके से और स्किलफुल बनाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार से बहुत सारे लेबर माइग्रेट करके जाते हैं। आप जानते हैं केरल से भी बहुत सारे लेबर माइग्रेट करके जाते हैं। लेकिन बिहार के माइग्रेशन में और केरला के माइग्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? इस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। जो बिहार के माइग्रेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? अगर मैं एक शब्दों में कहना चाहूँ, आप इस चीज़ों को समझें कि बिहार का जो मज़दूर है, वो माइग्रेट जब करता है, तो वो रुपया से माइग्रेट करके रुपया में ही रह जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन केरल का जो मज़दूर है, अगर वो रुपीज़ से माइग्रेट करता है, तो वो दिरहम में जाता है, वो डॉलर में जाता है, वो येन में जाता है, युआन में जाता है, इन सब करेंसी में जाता है। तो अगर हम भी अपने माइग्रेशन, तो चूँकि हमारा ओवर पॉपुलेटेड स्टेट है, तो माइग्रेशन एक सच्चाई है और इसको स्वीकार करना ही होगा। लेकिन इस माइग्रेशन के साथ-साथ उसको स्किलफुल बना करके अगर हम माइग्रेट करें उन लेबरों को, तो वही जो रेमिटेंस आएगा बिहार, उससे बहुत डेवलपमेंट बिहार में हो भी रहा है, वो एक अच्छे तरीके से जा सकता है। तो जो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट की बातें होंगी या फिर स्किल डेवलपमेंट की जो बातें होंगी, इसको भी हम लोग जो है देखेंगे। फिर बिहार में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो किस तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, जो एक्सप्रेसवेज़ की बात हो रही है, 5 एक्सप्रेसवे, तो उसमें जो पीपीपी मॉडल हो सकता है या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हो सकता है, किस तरीके से जब सरकार के पास पैसे नहीं रहती है। आप जानते हैं कि जो एक्सप्रेसवे है, बहुत सारी सरकारें, राज्य सरकारें खुद से बनाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में वो जो गंगा एक्सप्रेसवे बना हुआ है या और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वो वहाँ की डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। तो उस तरीके से हमारे यहाँ कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि सरकार का एक लिमिटेड बजट है, तो हम उस बजट में किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसको बूस्ट करा सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ई गवर्नेंस के बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ई गवर्नेंस की चीज़ें होंगी। अभी जैसे कि अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उसी तरीके से सरकार के पास क्या-क्या सुविधाएँ हैं। किस तरीके से बिहार स्टेट डाटा सेंटर सरकार ने बना के रखा है। जब आप जाएँगे अभी ट्रेनिंग में, जस्ट आपको ये सारा देखने को मिल जाएगा। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के तहत जो है कि सारा सिक्योर इंटरनेट के तहत ही काम होता है। या सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क है, जो सचिवालय का सारा काम होता है, वो लोकल सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क 3.0 उसका वर्ज़न चल रहा है, उसी से होता है। फिर बिहार आधार आइडेंटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, किस तरीके से आपका आधार आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि डायल 112 काम कर रहा है हमारा, तो वो कैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस सिस्टम हमारा काम करता है, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद फिर आपका जो सीसीटीएनएस है, जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सरकार का बना हुआ है, जब आप ट्रेनिंग में भी जाएँगे तब भी आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा और साथ के साथ हम लोग अभी बताएँगे। ये हम लोगों को बताना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें बहुत डिटेल में पूछी जा रही है। वैसे तो हम लोग पहले से भी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा ही रहे थे, लेकिन अब आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप कुछ ना कुछ बोलें। जैसे डायल 112 के साथ-साथ जब आप ईआरएसएस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ईआरएसएस क्या है, ये काम कैसे करता है। जब इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपकी इस बातों को सुनेंगे कि ईआरएसएस क्या होता है, ये बच्चे को पता है, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और 5 या 10 नंबर भी एक्स्ट्रा उन्होंने आपको अगर अवार्ड कर दिया, तो आप दूसरे से कितना ऊपर जा सकते हैं, आप ये सोच नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ई प्रिजन का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ई मुलाकात का पूरा सिस्टम बना हुआ है या फिर फास्ट ट्रैक प्रणाली बना हुआ है, भू समाधान पोर्टल है। तो अलग-अलग विभागों के लिए पंचायती राज डिपार्टमेंट में क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ हैं और उसमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, जो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जब उनसे पूछा जाता है, तो वो बहुत टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा-सा अगर वो अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें बोलिए, तो वो बोल नहीं पाते हैं। दूसरा होता है कि बिहार की चीज़ें उन्हें पता नहीं है। तो जो आरटीपीएस अधिनियम है जिसके तहत कि आप पूरा जातीय आवासीय आय या फिर अभी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे होंगे, वो अधिनियम कैसे आया था? फिर जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम बिहार सरकार ने लाया है, उस पे कैसे काम होती
होती है, ये सारी चीज, चाहे स्मार्ट दीदी की बात हो, डाटा लेवल एप्लीकेशन सेंटर की बातें हों, इस तरीके से हम लोग सारा चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रूरल डेवलपमेंट पे आएंगे, ग्रामीण विकास बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। फिर अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि पूरे देश में सबसे वन ऑफ द लोएस्ट अर्बनाइज स्टेट में बिहार है, तो कैसे रैपिड अर्बनाइजेशन किया जाए, और साथ के साथ अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। अभी 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात की गई है, तो वो सैटेलाइट टाउनशिप बनाने से किस तरीके से अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को कुछ टैकल किया जा सकता है, और साथ के साथ जो बिहार का एस्पिरेशन है अर्बनाइजेशन की ओर, वो कैसे हो सकता है। जो 3 अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, नागर विमानन डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, चाहे उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया, आप जानते हैं इससे पहले खेल विभाग भी बनाया गया था। तो इन सभी चीजों के बारे में कि किस तरीके से अलग डिपार्टमेंट बनाने की मांग हो रही है, उसको, उस चीजों को भी देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की बात तो करना ही करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटेंस स्टेट है बिहार, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ का, तो उसका कैसे उस रिसोर्स को यूज किया जा सकता है, उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीजों को। और लास्ट में जो है कि इन्वायरमेंट चेंज के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं होती है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा चर्चा करना होगा, क्योंकि बिहार बिल्कुल ही एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है। आप जानते हैं कि किस तरीके से कोसी की बाढ़ आती है और कोसी पूरे उत्तर बिहार को लीन कर चली जाती है, तो उस डिजास्टर को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। एक तरफ जहां वाटर एक रिसोर्स है, वहीं दूसरी तरफ वाटर क्रश के रूप में क्यों बिहार को हो रहा है, अगर उसका कोई चैनलाइज फॉर्म में यूज हो सकता है, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, इसका क्या समाधान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन सभी तरीकों की चीजों पे जो है कि आने वाले क्लासेस में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कार्तिकेन सर, और हम लोग कुछ है इंटरव्यू का तो वो चीज बताएंगे, उसके बाद आपके प्रश्न भी हम लोग लेंगे, क्योंकि जिनका भी डीवी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होगा, उस प्रश्नों को लेकर के फिर हम लोग चीजों को आज समाप्त करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया था, इसके लिए खेद है हमें। देखिए मैं दिखा देता हूँ बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये आप देख लीजिए कंटेंट थोड़ा सा, इस पे कैसे आपको काम करना है। जैसे देखिए बेसिक, आवाज आ रही है मेरी, ऑडिबल है? यस सर। यस सर। ओके। जैसे ये सब कुछ नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे मैं मेहनत किया हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में आपको क्या चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को यही क्वालिटी चाहिए, उसे पॉलिटी भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए, ज्योग्राफी भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हर तरह का काम, जैसे अभी टीबी मुक्त कैंपेन चल रहा है, तो उसमें कौन-कौन से दवाई, एल्बेंडाजोल लगता है या एमडीएफ, तो कौन-कौन सी दवाई उसमें है, एमडीटी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कब खाना। तो थोड़ा-सा मेडिकल बायोलॉजी उतना पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब कि आपको थोड़ी-थोड़ी क्वालिटी, थोड़ी-थोड़ी जानकारी हर चीज़ का होना चाहिए। अब ये बेसिक टर्म्स देखिए इसमें बना हुआ है कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको हम लोग जानेंगे, जानते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, बट वहाँ पे आपको समय नहीं मिलेगा। आपको एक लाइन में ही रखना है, गवर्नमेंट क्या है, एक लाइन में ही रखना है। तो आप इस तरीके से आप उसका शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे कॉपी में, और उसको आप वहीं से अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ई गवर्नेंस क्या है, सबसे पहले गुड गवर्नेंस आया था, वो कब आया था, क्या हुआ था, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है। देखिए ब्यूरोक्रेट और पब्लिक सर्वेंट में क्या डिफरेंस है। ब्यूरोक्रेट एक नेगेटिव कंसेप्ट है, जबकि पब्लिक सर्वेंट एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। उसमें कहीं थोड़ी डिस्कशन होती है, मोरल ऑब्लिगेशन होता है पब्लिक सर्वेंट, ये सब चीज़ें हैं। ये सिटीजन चार्टर एक्ट हो गया, रोल ऑफ राइट टू सिटीजन सर्विस हो गया, अलग-अलग जो बेसिक चीज़ है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग शेयर भी करेंगे। सोशल ऑडिट हमेशा चर्चा में रहता है। करप्शन कैसे उसको टैकल करना है, करप्शन अगर हर एक जगह व्याप्त है, आप एज ए ऑफिसर उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो उसका भी जवाब अलग अलग तरह से अवार्ड दे सकते हैं, अलग अलग तरह का इवेंट करा सकते हैं। समटाइम्स हार्श एक्शन लेकर के भी उसको दिखाना होता है। कभी कभी विशल रोल के माध्यम से अगर कोई भी कंप्लेन आता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के, तो बहुत तरीके हैं, उससे हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं उसको देखना है। बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसका क्या वर्क फंक्शन है। अब प्रिवेंटिव और पुनिटिव जब लॉ इन्फोर्समेंट होता है, तो उसमें भी ये हम लोग पढ़ेंगे, पुलिस प्रशासन में पढ़ेंगे। तो ये सारा ये नोट्स बना हुआ है,
ये हायरार्की है, उसको हम लोग देखेंगे अलग अलग। इसी तरीके से बहुत सारा ये नोट्स बनाया गया है। बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, जो अभी एजीसी बने हैं उसका क्या प्रोफाइल होता है। कुछ लोग को सेक्शंस का प्रभार मिलता है, कोई पीजीआरओ बनते हैं, कोई, तो उसमें अलग अलग यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बहुत सारा कि कैसे हायरार्की है, कैसे पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसमें कौन कौन से पद होते हैं, क्या प्रोफाइल होता है, सभी चीजें तरीके से। डीएम को कौन कौन से असिस्ट करते हैं, और जो टीसीएस का जो पद होता है वो एक तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का होता है। तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, अलग अलग बहुत सारी शाखाएं होती है, समान शाखा, विधि शाखा, खेल शाखा, स्थापना शाखा, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ये सारा बताने का एक ही मकसद है कि आप प्रशासन को जानिए, ऊपर से लेकर के, मिनिस्ट्री से लेकर के नीचे ग्राम पंचायत तक, गांव तक, और कैसे प्रशासन चलता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। साथ साथ आप उसको को रिलेट करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे, हाँ ये स्टेप हो सकता है, ऐसा लिया जा सकता है। ये सब चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, क्या क्या काम होता है, अलग अलग सबका अलग अलग काम है, बहुत सारी शाखाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। इलेक्शन के बारे में भी देखिए, इलेक्शन के बारे में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमेशा प्रशासन में जब आप आएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्शन चलता रहता है। कभी नगर पंचायत का, कभी ग्राम पंचायत का, कभी पैक्स का, कभी मत्स्य का, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, लोकसभा, तो हमेशा इलेक्शन कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत सारी कमेटी होती है, उसका भी इलेक्शन होता है। अभी रिसेंटली नगर पंचायत का जितने भी था, स्थायी समिति का, अभी उसका भी इलेक्शन हुआ था। तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इलेक्शन में कौन कौन से विभाग होते हैं, कौन कौन से पदनाम होते हैं, आर ओ, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, सुपरवाइजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, क्या क्या रोल होता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कि किसी क्षेत्र में सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे इलेक्शन कराना है, आप कैसे उस सेंसिटिव एरिया में, इससे पहले जब गत वर्ष चुनाव हुआ था, लास्ट ईयर चुनाव हुआ था, तो बहुत ही मामला खराब हो गया था, माहौल बिगड़ गया था। तो आपको ये सारी बात पता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो आपको पता होगा स्टेक होल्डर्स, बीएलओज होते हैं, उसके माध्यम से घर घर इंफॉर्मेशन देंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, सीएपीएफ फोर्स आती है, कैमरा, प्रत्येक बूथ पे कैमरा लगता है। बाकी वनरेबल का लिस्ट बनता है कि कौन कौन से ज़्यादा अधिक क्रिटिकल बूथ से, वनरेबल बूथ से, जहाँ पे संभावनाएं कुछ हिंसा हो सकती है। ये सब आपका पॉइंट है। जैसे आप बात करेंगे क्रिटिकल बूथ्स, वनरेबल बूथ्स, बस ये टर्म बताना है। जैसे ही टर्म बताएंगे उनको लगेगा वाह, तो ये सीखना है। जब हम लोग बताएंगे तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, वो आपके अंदर इनबिल्ट होगा, अचानक तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। तो ये आपको सीखना है। देखिए बहुत एक पूरा बता हुआ हायरार्की है, सीईसी से लेकर के नीचे तक, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, रेंडमाइजेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, मॉक ड्रिल होता है, कमीशनिंग होती है, तो बहुत सारा उसमें है। थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ आप ध्यान रख पाते हैं तो जो भी एसआरटी का प्रश्न आएगा या किसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक कर पाएंगे। इस बार बहुत सारा कुछ बदलाव हुआ है, नया एप्लीकेशन आया था ईसीआई नेट करके, एप्लीकेशन में सारा पहले क्या होता था कि जो PS05 का जो बीटीआर होता था, उसको हम लोग बोलते हैं बीटीआर, वोटर टर्न आउट रेशियो, तो वो पहले क्या होता था कि ऑफलाइन मैनुअल होता था। इस बार पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट डिजिटली आपको इंटर करना है कि सुबह 7 से 9 में कितना वोट हुआ, फिर 11 बजे कितना वोट हुआ, डायरेक्ट अब डिजिटल हो गया है। उससे और अधिक ट्रांसपेरेंसी आई है, अलग अलग कौन कौन सा बदलाव होते हैं। तो इलेक्शन से संबंधित कुछ जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें अभी जैसे देखिए, अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि मल्टी ईवीएम के द्वारा चुनाव होगा। मल्टी ईवीएम, जो भी ग्राम पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है तो उसमें मल्टी ईवीएम रहेगा, मतलब एक ही साथ मल्टी पोस्ट ईवीएम रहेंगे। मतलब उसमें क्योंकि एक जो वोटर्स होता है, ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो उसमें 6 पद का वोटिंग करते हैं वो। तो पहले क्या होता था कि मैनुअल होता था या 6 बार उसको
बटन दबाना होता था। अब क्या होगा कि उसको एक ही बार, एक ही ईवीएम से काम हो जाएगा, उसको सारा वोट जो 6 पद है सभी को मिल जाएगा। तो मल्टी पोस्ट ईवीएम, तो नया-नया चेंजेज़ आ रहा है। यही सब टर्म आपको यूज़ करना है, आपके अपने आंसर में वो आना चाहिए, वो झलकना चाहिए, उससे बेहतर होगा। यही सब थोड़ा आपको अलग बनाएगा। ये पुलिस के बारे में है, इसका हम लोग देखेंगे कि जो कोई भी विजिट प्रोग्राम होता है, पीएम का, सीएम का या कोई वीआईपी का, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या-क्या प्रक्रिया होती है, उसको देखेंगे। अलग-अलग जो इवेंट होता है, महिला जनसंवाद से लेकर के सहयोग शिविर, विकसित भारत संकल्प यात्रा, डॉक्टर अम्बेडकर शिविर, जो भी शिविर होता है, जो भी कैंपेन होता है, कोई भी पहल होता है, तो उसमें क्या-क्या तैयारियाँ की जाती है, कौन-कौन से इवेंट होते हैं, कैसे होते हैं, कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। ये पोस्ट डिफेंस के बारे में है, कुछ जनरल प्रश्न, आपको क्यों डीवाईएसपी बनना है, फर्स्ट चॉइस आपका क्यों ऐसा है, तो बहुत सारे इसमें है। हॉबीज़ क्यों ज़रूरी है, कैसे प्रसारण, ये सब जनरल प्रश्न हैं, जो कि समान तौर पे ये प्रश्न आ ही जाते हैं। इसको नोट्स अच्छे से बना लेना है। आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बैकग्राउंड है, उस हिसाब से मैच करना चाहिए। जैसे आपकी पॉजिटिव एट्रिब्यूट्स क्या है, नेगेटिव एट्रिब्यूट्स क्या है, तो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आप बताने का बोल दिए कि आई हैव अ गुड लीडरशिप, अब पता चला कि आपने अपने पिछले 25 सालों में कभी लीडरशिप की भूमिका निभाया ही नहीं। ना स्कूल में, ना कॉलेज में, तो फिर वो बोलने से अच्छा है कि आप ऐसा बोलिए जो कि आपके पर्सनैलिटी से मैच करता हो या आपने कभी कुछ किया हो। मान लिया आपने टीचर्स डे ऑर्गेनाइज किया हो अपने स्कूल में या कॉलेज में, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। तो वो आपके ऊपर है कि आपका जो क्वालिटीज़ है, एट्रिब्यूट्स है, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे या उससे संबंधित कुछ घटना हो, कोई इवेंट हो जो आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो उसको इन्वॉल्व करेंगे तो थोड़ा-सा वो नेचुरल दिखेगा और जो सामने वाले 20 साल, 25 साल का उसके पास अनुभव है, वो समझ पाएँगे कहीं न कहीं ये सही बोल रहा है, वहाँ पे फेक नहीं रहा है, तो वो चीज़ देखना है। हर एक व्यक्ति का अलग-अलग पर्सनैलिटी है, अलग-अलग एट्रिब्यूट्स है, तो उसके हिसाब से आप अपना एट्रिब्यूट्स डिसाइड करेंगे। यही सब है, उसको हम लोग जब क्लास लेंगे, बाकी न्यूज़पेपर का भी है, तो उसको न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ना है, पेपर कटिंग, अलग-अलग सेक्शंस का, कौन-कौन सा सेक्शंस है, उसमें कैसे जवाब देना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नेहा मैम है? हाँ, नेहा मैम भी है। मैम कुछ बताइए? Hello, am I audible? यस मैम। ओके ओके सर। यस सर, जैसा कि आपने हर एक पॉइंट कवर करने की अभी तक ट्राई की है, बस उसी में मैं थोड़ा ऐड करूँगी कि जिस तरीके से सर एक-एक टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं कि हाँ, इस तरह से आपको टैप की रिगार्डिंग तैयार करना है, हॉबी हो गए, इंटरेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें जब हम तैयार कर लेंगे ना, जब आप मॉक में बैठते हैं, तो अगर ये स्टेप वाइज़ जो ब्रिक बाय ब्रिक करके हम तैयार करेंगे, यही चीज़ें आप मॉक इंटरव्यू में रेगुलर किसी भी क्वेश्चन पे आप एक आंसर फॉर्मेट में बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके अंदर से आएगा। कभी आप सोचेंगे कि चलिए क्वेश्चन है, एक आंसर जैसे सर ने कोई क्वेश्चन दिखाया सपोज़, उसके सर ने फॉर्मेटिंग कर रखी है आंसर की। यही आंसर आप बिल्कुल इंटरव्यू में देंगे ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। और ऐसा सब लोग सेम देंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। आप रिटन में क्या करते हैं कि एक फॉर्मेटिंग तैयार हो जाती है, हम उस तरीके से लिख के आ जाते हैं मेंस में। लेकिन इंटरव्यू की जो अलग बात क्या है, हम आप उस प्रेशराइज्ड माहौल में जब सामने वाले आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उस प्रेशर में आप कैसे आंसर करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपका होल सोल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह है। इसको हम जितना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके मॉक में, आपके फाइनल इंटरव्यू में ये चीज़ें निखर के आएगी। तो कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी क्लासेस डे बाय डे चलेंगी, उसमें धीरे-धीरे अपने आप को इनबिल्ट करने की कोशिश करिए। जो आपका आंसर करने का तरीका हो, नेचुरल तरीके से निकले, इनबिल्ट तरीके से निकले, ना कि ऐसा लगे कहीं से बताया गया है, आपने बस वो आंसर जस्ट गिव एंड टेक की तरह दे रहे हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए और ये सब तब होगा जब आप हर एक दिन चीज़ें न्यूज़पेपर रीड करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़े डेप्थ से जानेंगे। सर जैसे बता रहे थे रुपेश सर कि आप जैसे ईआरएसएस, डायल 112 की बात कर रहे हैं, तो आप ये सब जब इंटरनली जानेंगे तब जाके आप कहीं भी टॉपिक बात हो रही है, पुलिसिंग की बात हो रही है
या हो सकता है आप एजुकेशन के लिए ही बात करें, कृषि के ही लिए बात करें, तो उसकी क्या योजनाएँ चल रही हैं, कहाँ वो विफल हो जा रही हैं, किस तरीके से और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, एज़ अ ऑफ़िसर आप क्या सजेशंस दे सकते हैं। तो ये तब आप रिप्लाई कर पाएँगे जब उसकी कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों आप तरीके से देखेंगे। प्रोस एंड कॉन्स हम दोनों पे बात करेंगे। क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या चैलेंजेज़, उसमें क्या चीज़ें अभी तक योजनाओं से क्या सफलताएँ हासिल हुई हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको एट लीस्ट डे बाय डे 2-3 घंटे देने होंगे रेगुलर वे में। तब जाके ये चीज़ें एक फाइनल डे के दिन आप पूरी तरह से तैयार हो जाएँगे। बिल्कुल मैम। इसके अलावा छोटा-सा एक सेक्शन और रहेगा जो जुडिशरी से रिलेटेड है, और जब आप जॉब में जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और आपको इंटरव्यू में भी सब अगर कहीं पे फँसते हैं तो यही जो है कि आपको बचा सकता है। क्योंकि हर दिन आप कोर्ट के कोई न कोई फैसले को सुनेंगे। जब इंटरव्यू चलते रहेगा उस समय कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ न कुछ फैसले आते रहते हैं। तो वो फैसला क्या है, कैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा काम करता है, हाई कोर्ट काम कैसे करता है, ये तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। लेकिन पूरा लोकल जुडिशरी हमारा कैसे काम करता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। जैसे बीपीएससी से जो जाएँगे तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनेंगे। जो बीपीएससी जुडिशरी के थ्रू आएँगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे। तो धारा 144 कौन लागू करता है, जो बीएनएस का 163 हो गया है। ऑर्डर कौन देख सकता है, इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद भी बहुत सारे जो है केसेस होते हैं अलग-अलग तरीके के, आप लोगों का इनसे सामना भी कई बार हुआ होगा। आप सुनते रहते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है इन्होंने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कहाँ अपने मन से पुलिस सर्च एंड वारंट कर सकती है और कहाँ जो है कि सर्च एंड वारंट पुलिस अपने मन से नहीं कर सकती है। अरेस्ट क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, पुलिस कस्टडी क्या होती है, किस ऑफेंस में बेल मिल सकता है, किस क्राइम में बेल नहीं मिल सकता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं चूंकि बिहार काफी एक गरीब स्टेट है, तो यहाँ पे जो है कि फ्री लीगल एड की बात हम जब करते हैं, जब हम पढ़ते हैं पूरे डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 किस तरीके से आया, लोक अदालत किस तरीके से काम करती है। लोक अदालत भी कई तरीके की होती है, जो नालसा चलाती है नेशनल लेवल पे, या सालसा स्टेट लेवल पे चलाती है, या डालसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चलाती है। और जब आप ऑफिसर बन के जाएंगे तो रात दिन ये सब से पल्ला पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ इस तरीके का केस लगा हुआ रहेगा। तो वो टेम्पोररी लोक अदालत में कैसे काम होता है, परमानेंट लोक अदालत क्या होता है, उसको समझेंगे। लोक अदालत में किस तरीके के केस जा सकते हैं, सिविल केस जा सकते हैं कि नहीं, क्रिमिनल केस जा सकते हैं कि नहीं। सिविल केस अगर होता है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, क्रिमिनल केस अगर होता है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। सिविल केस में जब हम बात करते हैं तो वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, किस तरीके के केसेस होंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि ग्राम न्यायालय का भी एक आया हुआ है, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 है जो है कि लागू है हमारे यहाँ पे, और ग्राम न्यायालय बाकायदे बिहार में वर्किंग है। तो उसके बारे में किस तरीके से न्याय अधिकारी वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, न्याय अधिकारी कितने दंड दे सकते हैं, जिला का जो जज है क्या वो फांसी दे सकता है नहीं दे सकता है, जो जिला का जज अगर किसी को फांसी देता है तो वो हाईकोर्ट के जज का उसमें क्या रोल होता है, क्या किसी व्यक्ति को जिला का जज अगर फांसी दे दिया तो क्या वो फांसी उसका एग्जीक्यूट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इन सभी चीजों को। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में, तो उसमें ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी जो है ओवरबर्डन है हमारा पूरी तरीके से केसेस थे। जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है हमारा, जिसको हम लोग 4 मैकेनिज्म खासतौर पर इसमें पढ़ा जाता है, नेगोशिएशन, मीडिएशन, कैंसलेशन, आर्बिट्रेशन, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताएंगे, और इतना बता देंगे कि आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो जाएंगे। जो कहता है ना कि जिन्होंने यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर लिया, उसको बहुत नॉलेज है, वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात कर सकता है, अपनी चीजों को अच्छे से रख सकता है, तो उसकी योग्यता भी अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और चीजों को बोलेंगे बहुत ही तरीके से, उसमें बताएंगे कि सर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। जब ये सब मैं बार बार टर्म का जो यूज कर रहा हूँ कि आप ये टर्म इंटरव्यू में बोलें कि सर ये बेलेबल ऑफेंस था, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस था, तब लगेगा कि हाँ बच्चा स्टडी करके आया हो और उसको इस लेवल का नॉलेज है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करता है जब आप अपने से तैयारी करते हैं और जब हम लोग चीजों को बताते हैं, तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट करेगा, और वो 5-10 नंबर एक्स्ट्रा आपको इंटरव्यू में दिलाएगा, और वो 5-10 नंबर बहुत मायने करता है आपके इंटरव्यू में। तो इन सब चीजों पे हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यही हमारा सिलेबस था, और उसमें आप जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसका पूरा डिटेल चर्चा। उसके बाद फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका, मैक्सिमम बच्चों का हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा या सोशियोलॉजी होगा। उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक चीज बच्चे गलती कर जाते हैं इंटरव्यू में, कई बार मैंने देखा, इस बार भी बच्चों को बोलते हुए कि सर ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया था इसलिए मैंने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की, सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। क्यों नहीं जानकारी है, पढ़ा नहीं है, तो उसका सीधा एक्सक्यूज जाता है, नहीं ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपने चूज किया, और जिस चीज को आपने चूज किया उसमें आपका डेप्थ
ऑफ नॉलेज नहीं है। ये इंटरव्यू बोर्ड इस बात को मानकर नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्टिव हो गया था और क्वालिफाइंग हो गया था, इसलिए आप जो है कि पढ़ते नहीं है उसको। इस तरीके से आप एक और गंभीर किस्म के छात्र के रूप में वहां पे सामने उसके प्रस्तुत होते हैं। देखिए इंटरव्यू क्या है कि सामने वाले को माइंड को पढ़ना कि 50-60 वर्ष के लोग किस तरीके से आपको जज कर रहे हैं, वो गंभीर किस्म के छात्र मानते हैं। उसी तरीके से आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन की चीजें लगभग भूल गए होंगे, तो ग्रेजुएशन की चीजों को अच्छे से रिकॉल करना है, उसमें जो भी सिलेबस वगैरह था उसको अच्छे से जानकारी रखना। ऐसा नहीं कि कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से या फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से कुछ पूछ दिया गया, अब आप कह दें कि सर 5 साल हो गया था। ये एक्सक्यूज नहीं देना, ऐसे एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा। उसके बाद कुछ बच्चों के गैप ईयर के प्रश्न होंगे, कुछ बच्चे जॉब में होंगे, कुछ बच्चे जॉब में नहीं होंगे, लंबा गैप ईयर हो गया होगा, उसको किस तरीके से जस्टिफाई करें, क्योंकि नहीं तो ग्रिल हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे कि वो इस तरीके से समझने लगते हैं कि ये जो बच्चा है ये आप पढ़ने में काफी समय लगाता है, चीजों को समझने में काफी समय लगाता है, तो क्यों ना हम किसी एक फ्रेश कैंडिडेट को लें, आपको हम क्यों प्रायोरिटी दें। ये इस तरीके के प्रश्न उठते हैं और उनके दिमाग में भी ये चीज चलते रहता है। तो इन सभी जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं इंटरव्यू के, उसका एक टर्म आता है लास्ट में, इंटरव्यू मैनओवरिंग, कि किस तरीके से आपको आंसर करना है और आंसर करते करते उस आंसर में ही कुछ टेल पार्ट ऐसा छोड़ देना है कि आप अपने इंटरव्यू को अपने से मैन्यूवर करते जाएं। तो ये सारे स्किल हम लोग सिखाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे आगे चल के। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम आपके जो भी डाउट्स हैं, अब डाउट्स लेना स्टार्ट करेंगे। कार्तिकेन सर। बताया जाए।